हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ द्वारा आयोजित आज की इस केमिस्ट्री पाठशाला में मैं 12th साइंस के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग का अभी केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा है और सॉल्यूशन के चैप्टर में आज हम लोग पार्ट 3 पर बात करने वाले हैं। पार्ट 3 में जिस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट नॉर्मलिटी पर बात होगी, सॉल्युबिलिटी पर बात होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर बात होगी। तो चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, नॉर्मलिटी क्या है? सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी का ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है क्या? नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन का हमें ये बताता है कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट गिवन सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यानी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो वो कहलाता है नॉर्मलिटी। यदि में दो चीज ज्ञात हो कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है और कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो हम किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? सर ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है क्या? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन एक्सप्रेस एज द फॉर्मूला नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए इसको इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम तो जानते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए आपको दो चीज जानना होगा। दो चीज क्या? सॉल्यूट का मास क्या है और सॉल्यूट जिस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसका इक्विवेलेंट मास क्या है। यदि मास ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास पता हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके स्टूडेंट, अब रहा बात ये इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट का हम कैसे जानेंगे? तो स्टूडेंट आप 11th जरूर पढ़े होंगे कि सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्यूट का हम इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला को यदि वॉल्यूम हमारा लीटर में ना होके मिलीलीटर में, तो क्या करते हैं पता है ना? लीटर मिलीलीटर को पहले हम क्या करेंगे? लीटर में चेंज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 1000 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 1000 यूज करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट हमारा रुका हुआ है, इसके बगैर हम किसी का भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी फाइंड नहीं कर सकते, और वो है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट याद रखेंगे, किसी भी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सॉल्यूट का नेचर क्या है। दैट मीन सॉल्यूट जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है या कोई एलिमेंट है या कोई आयन है। ये जानकर हम उसकी इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। जैसे एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब ये कि उस एसिड में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है बोलिए आयनाइजेबल है। जब कोई H2SO4 किसी वाटर में डिसॉल्व करते हो तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? हाइड्रोजन आयनाइज करता है अकॉर्डिंग टू एरेनियस थ्योरी। और जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आयनाइजेबल होगा वही उसका क्या होगा? बेसिसिटी होगा किसी एसिड का। जैसे H2SO4, तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें 2 है और वो 2 हाइड्रोजन जो है वो आयनाइजेबल है। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयनाइजेबल हो उसकी होती है उतनी क्या? बेसिसिटी। उस तरह से H2SO4 का हमारा यदि इक्विवेलेंट मास फाइंड करना हो तो हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास 98 और 2 उसका होगा क्या? बेसिसिटी। और 98/2 कितना हो जाएगा? 49। तो 49 क्या हुआ? इक्विवेलेंट मास। ये एसिड की बात की है। बेस के लिए क्या है? तो बेस का यदि इक्विवेलेंट मास फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं? मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। हर बेस का अपना एक एसिडिटी होता है। आप बोलोगे ये एसिडिटी क्या है? तो एसिडिटी किसी बेस का होता है क्या कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन। जैसे NaOH जब एक्वस मीडियम में होगा तो क्या होगा? वो एक OH- क्या होगा? आयनाइज होगा। तो एक OH मतलब एक क्या? एसिडिटी। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए, 40 होगा। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 40/1 यानी इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? बोलिए 40। तो इस तरह हम इक्विवेलेंट मास जानकर, सॉल्यूट का मास जानकर और उसका वॉल्यूम जानकर हम आसानी से उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए तो एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिसॉल्विंग 0.2 ग्राम NaOH टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन बनेगा कैसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूट हमारा बेस है और कितना ग्राम उसका अमाउंट है? 0.2 ग्राम है।
किसमें डिजोल्व है? 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट, तो हमें ज्ञात है ये फॉर्मूला कि मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमारा ml में है। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम क्या है? ml में है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सॉल्यूट का मास गिवन है, बिल्कुल कितना? 0.2। और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, तो अभी हमने इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका बताया था, उसके मॉलिक्यूलर मास को यानी कि NaOH का 40 और इसकी एसिडिटी कितना? एक OH आयनाइजेबल होगा तो 40/1 यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 40। तो इस तरह हम इस फॉर्मूला का यूज करके है ना आसानी से सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूट का मास कितना लेंगे? 0.2 इंटू 1000। इक्विवेलेंट मास कितना लेंगे? 40। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना है? 250। सारा पुटअप कीजिए और इसके नॉर्मलिटी फाइंड कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इस सॉल्यूशन की आसानी से हम नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन हमने एक एक करके बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बात पर डिस्कस करेंगे कि जितनी भी हमने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताया उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है और कौन कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। उससे पहले एक और चीज जान लीजिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, यानी कि यदि हम नॉर्मलिटी जानते हैं तो मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं, यदि मोलरिटी जानते हैं तो नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जरा ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में आता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी एंड ऑल्सो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी। क्या समझे इसका मतलब? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी होता है और नॉर्मलिटी इक्वल टू ऑल्सो मोलरिटी इंटू एसिडिटी होता है। यानी ये रिलेशन जो होगा वो एक एसिड के लिए होगा और ये रिलेशन जो होगा एक बेस के लिए होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यदि हमारा मोलरिटी गिवन हो और यदि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की बेसिसिटी पता हो या एसिडिटी पता हो तो हम आसानी से उसकी नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। और यदि नॉर्मलिटी पता हो, मोलरिटी फाइंड करना हो और एसिडिटी उसकी पता हो तो हम उसका बोलिए मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ सी हो गया है, जस्ट मिनट करेक्शन करते था। तो हमने क्या कहा, एक मिनट, हाँ, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलरिटी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन, मतलब 0.2 मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का क्या होगा नॉर्मलिटी, बताइए। तो हमारा 0.2 क्या है? मोलरिटी है। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन बेस है, तो हमारा ये दोनों में से कौन सा रिलेशन यूज होगा? ऑफकोर्स ये वाला। तो बताइए NaOH की एसिडिटी कितना होता है? 1। तो हम आसानी से फॉर्मूला यूज करके इसका क्या कर सकते हैं? नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो एज NaOH एज ए मोनो एसिडिक एसिड बेस, मोनो एसिडिक मतलब उसकी एसिडिटी 1 होता है, सो इट्स एसिडिटी इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ therefore नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी बाय यूजिंग ऑफ दिस रिलेशन, है ना, पुटिंग दिस वैल्यूज, है ना, क्या होगा? 0.2 मोलरिटी और 1 इसकी एसिडिटी, तो वी गेट 0.2 नॉर्मलिटी, यानी जितनी मोलरिटी उतनी ही नॉर्मलिटी। यानी इसका मतलब ये पता चलता है कि यदि किसी का एसिडिटी या बेसिसिटी 1 होता है तो उसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों की वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने कहा था कि जितना भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हमने पढ़ा वो सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो है किस पर, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए, एक हमने लिस्टिंग किया है कि एक लिस्टिंग में हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और एक है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। तो जरा सवाल उठता है दिमाग में ये कि आखिर कैसे जानेंगे कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जरा ध्यान देंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड ना हो, जैसे कोई वॉल्यूम का पर डिपेंड नहीं करता हो, वो समझ जाओ वो इन टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। जब ध्यान देंगे, मास बाय मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सारा मास पर डिपेंडेंट है। जैसे मास बाय मास, उसमें वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पार्ट्स पर मिलियन, मास बाय मास वाला W/W मतलब हो गया वेट बाय वेट। और मोल फ्रैक्शन में भी मास की जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। मोलालिटी में भी नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बताइए स्टूडेंट, क्या मास कभी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या उसका मास बदलेगा? तो मेरा सवाल का जवाब होगा नहीं, मास कभी चेंज नहीं होगा, मास हमेशा कंजर्व होगा। और जब मास कंजर्व होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है टेम्परेचर पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा।
और यदि दूसरी तरफ आते हैं मोलरिटी, चूंकि वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मलिटी, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो समझ में आया मेरी बात को कि आप लोग को ये दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंड करता है और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, और आपसे पूछा जाए कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन में बेटर कॉन्सेंट्रेशन आप किसको कहोगे, मोलरिटी को कहोगे कि मोलरिटी को कहोगे, कौन सा बेटर कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या जवाब होगा? तो बिल्कुल जिसका वैल्यूज टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे वही ना बेटर होगा, उसी का रिजल्ट हमेशा सही मिलेगा। नहीं तो टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज हो जाएगा तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो वो बेटर कॉन्सेंट्रेशन उसको नहीं ना मानेंगे। तो बेटर कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा? जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता हो, जो टेम्परेचर के चेंज करने पर भी उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होता हो। तो मोलरिटी और मोलरिटी में आप एक डिफरेंस आप साफ देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता मोलरिटी, लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जरा सा दिमाग रखेंगे कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। ओके, नाउ अब हम चाहेंगे कि आप जितना कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पढ़ें वो सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के न्यूमेरिकल्स आप जरूर से जरूर बनाएं। तो आप अपने कॉपी में, है ना, ये सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन कीजिए और सारे क्वेश्चंस को बना डालिए। सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हमने सारा एक एक दो न्यूमेरिकल का हम प्रैक्टिस आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन दे रहे हैं और इसे आप जरूर से जरूर घर में बनाएंगे। अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करो और इसको सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग सॉल्यूशन के अगले टॉपिक की बात करते हैं। अभी हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो था डिफरेंट वेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने तरीके से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ अब हम अगला टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉल्वेंट। जैसे हम सॉलिड को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होता है, लेकिन क्या जरूरी कि हर सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो? नहीं ना, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो सॉल्युबल होता है, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होता। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और ये जान पाएंगे किसी की सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, विलयता क्या होता है। तो स्टूडेंट जब कोई सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के साथ उस सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व होता जाए तो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड जो होगा वो गिवन सॉल्वेंट में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यहाँ का रूम टेम्परेचर कहीं का भी कांस्टेंट है और हम यहाँ पर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, इतना ऐड कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट इतना ऐड कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूट है इस गिवन सॉल्वेंट में पूरी तरह क्या हो गया? बोलिए कंप्लीटली डिसॉल्व, पूरी तरह क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ओके, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। हम यहाँ पर दो तरह की सॉल्युबिलिटी पर विशेष बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और फिर बात करेंगे अगले क्लास, आज तो नहीं हो पाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लो स्टूडेंट कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉलिड का जो लिक्विड में होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। एक फैक्टर होगा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि जिस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं उन दोनों का नेचर कैसा है, वो सॉल्यूट का नेचर और वो सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। नेचर मतलब पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा है। और दूसरा है टेम्परेचर। ओके, दूसरा क्या है? टेम्परेचर। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर। जैसे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट, इसमें इस वाटर में, और इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर। जैसे हमने वाटर में ऐड किया, एक ग्लास रोड से उसको स्टैरिंग किए, हमने देखा क्या कि ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, सोडियम क्लोराइड भी और शुगर भी। तो एक मिला हमें एक्वस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, दूसरी तरफ मिला हमें एक्वस शुगर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, फिर हमने क्या किया, उस वाटर पर नैप्थलीन हम ऐड करें। दिस इज नैप्थलीन एज ए नॉन पोलर सॉल्यूट, और इसमें हम ऐड करें एंथ्रासिन।
ये भी हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट, और ये वाटर क्या है, पोलर, और ये क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट और ये पोलर सॉल्वेंट। हमने क्या देखा, जब दोनों को ऐड किए, फिर हमने ग्लास को स्टेयर किया, तो हमने क्या देखा, देखिए यहाँ क्या दिख रहा, क्या ये डिजोल्व हुआ, क्या ये डिजोल्व हुआ, तो हम देख रहे हैं ये दोनों का दोनों डिजोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ। एक्चुअली में उसी एंथ्रासिन को और नेप्थलीन को यदि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यदि ऐड करते हैं, यानी कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी ये तो नॉन पोलर था, पहले वाटर पोलर था, लेकिन अब बेंजीन क्या है, बोलिए, बेंजीन भी नॉन पोलर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर है, और ये भी दोनों क्या है सर, नॉन पोलर है। यदि नॉन पोलर को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए, पहले हमने नेप्थलीन और एंथ्रासिन को वाटर में ऐड किया था, तो वाटर में ऐड करने पे वो डिसॉल्व नहीं हुआ, ओके। लेकिन उसी नेप्थलीन और एंथ्रासिन को यदि हम सॉल्वेंट नेचर चेंज कर दिए, जैसे इसमें हम बेंजीन ले लिए और इसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिए, तो हम क्या देखें कि दोनों के दोनों डिसॉल्व हो गया, और ये मिल गया हमें नेप्थलीन एंड बेंजीन सॉल्यूशन, और यहां मिल गया एंथ्रासिन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्विटी जो हुई, किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर, कि सॉल्यूट पोलर है, कि सॉल्वेंट पोलर है, कि नॉन पोलर है। इन दोनों को देखने के बाद हमें एक बात समझ में आता है कि पोलर मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब एक जैसा यदि दोनों का नेचर हो, यदि पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट भी हो, तो वो दोनों एक दूसरे को डिसॉल्व कर जाता है। लेकिन यदि पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होता। यही ना हमने देखा भी, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा देखिए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। जैसे हम कोई सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एक इंटरेक्शन फोर्स होता है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे व्हाइट वाले जो पार्टिकल्स है सॉल्वेंट पार्टिकल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इस कलर वाले वो सॉलिड पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होता है स्टूडेंट, इंटरेक्शन फोर्स होता है। उसी इंटरेक्शन फोर्स की वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि वो वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं, गिवन सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा या नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो सॉल्वेंट सॉल्यूट में इंटरेक्शन हो या सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन हो। इसी इंटरेक्शन के कम और ज्यादा होने के कारण किसी की सॉल्विटी होती है और किसी की सॉल्विटी नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि सॉल्यूट पार्टिकल भी एक दूसरे को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक उस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब संपर्क होगा तो उनमें भी इंटरेक्शन होगा। यदि उसकी इंटरेक्शन फोर्स में किस तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा तो समझ जाइए वो क्या होगा, उसमें वो डिसॉल्व कर जाएगा। हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए ये क्या दिख रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन। यहाँ क्या देख रहे हैं, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, और यहाँ क्या देख रहे हैं, बोलिए, सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरेक्शन। यदि इंटरेक्शन फोर्स में कोई खास चेंजिंग नहीं हुआ तो समझ जाइए वो उस सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा। और ये खास चेंज नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। ओके, यदि सेम नेचर का है तो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए, जैसे हम किसी सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होता है, जैसे आप देख रहे हैं डिसॉल्व हो गया। ओके, तो जब ये डिसॉल्व हो गया तो हम यहाँ क्या पा रहे हैं कि इसमें फिर हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे। हमने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किया था, ग्लास रसम को हिला दिए, डिसॉल्व हो गया पूरी तरह से, लेकिन उसमें हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे और बढ़ा के ऐड करेंगे और फिर उसको हम ग्लास ब्रश से स्टेरिंग करेंगे। तो क्या पाएंगे स्टूडेंट, हम पाएंगे क्या कि पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है एक गिवन सॉल्ट में डिसॉल्व हो पाता है, उसके और उस पर और ऐड करोगे एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा इसमें मोर एंड मोर सॉल्यूट आर कैन नॉट डिसॉल्व। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ सॉल्यूट और ऐड करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक लिमिट तक ही कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। ओके, तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें हमने लिखा है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। लाइक डिसॉल्व लाइक इज द जनरल रूल फॉलोड, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल यहाँ पर फॉलो होता है। पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे सोडियम क्लोराइड इन वाटर। नॉन पोलर सॉल्यूट आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके स्टूडेंट, चलिए तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिडिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, उससे पहले सॉलिडिटी को डिफाइन जरूर कीजिएगा और वहां जरूर लिखेंगे सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी किस सॉलिडिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। सॉलिड क्या होता है, इसमें यदि हम किसी एक गिवन सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है,
उसको स्टेरिंग करते हैं तो वो सॉलिड क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यदि उस सॉलिड के एडिशन को हम कंटिन्यू रखें, मतलब सॉलिड और डालते जाएं, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां और सॉलिड इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, सही ना। हम क्या जितना पानी में चीनी डालते जाएंगे क्या वो चीनी घुलता जाएगा? एक ऐसा टाइम आएगा जहां मोर शुगर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। दैट मीन्स जरा इसको देखिए, होता क्या है एक्चुअली में, इसमें क्या होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है और सॉल्वेंटी उसी इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सॉलिड में इंटरेक्शन होता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है, और जब सॉलिड किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जैसे आप देख रहे हैं। एक ऐसा कंडीशन आता है जब उसमें हम सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा देते हैं, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को जब बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप सॉलिड ऐड करते हो तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक ऐसा कंडीशन आता है जहां सॉलिड और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन, जिस एक्सटेंट से सॉलिड और सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर रहा, उसी रेट से हमारा सॉल्वेंट से सॉलिड का इंटरेक्शन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। दैट मीन्स एक ऐसा टाइम आता है जहां सॉलिड और सॉल्यूशन जो है एक इक्विलिब्रियम फेज में आता है। इक्विलिब्रियम फेज का मतलब क्या हुआ कि जिस एक्सटेंट से सॉल्यूशन सॉलिड में चेंज हो गया, उसी एक्सटेंट में सॉलिड फिर से सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गया। तो मतलब सॉलिड और सॉल्यूशन के स्टेट में अचीव हो रहा है, बोलिए इक्विलिब्रियम स्टेट में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे कंडीशन में हम सॉल्यूशन को कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जब हमारा मोर एंड मोर सॉलिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, that condition of solution is called saturated solution. How can you define it? A solution in which no more solid can be dissolved at the given temperature and pressure is called as saturated solution. मतलब ये कि एक सॉल्यूशन में जब no more मतलब और सॉलिड उसमें डिजॉल्व न हो सके एक गिवन टेम्परेचर पर और एक गिवन प्रेशर पर, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। In saturated solution, an equilibrium exists between dissolution and crystallization. मतलब इस स्टेज में सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड स्टेट में जब होता है तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है, किसके बीच, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन मतलब जिस एक्सटेंट से वो डिसॉल्व हुआ, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब जिससे वो फिर से सेपरेट हो गया। तो सॉल्यूशन और सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट और सॉल्यूशन एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन किया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे ये सॉल्यूशन किस तरह का सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब यदि इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आप क्या बोलोगे, क्या वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं, वो सॉल्यूट कंप्लीटली नीचे सेटल हो जाएगा, कंप्लीटली क्या कर जाएगा, नीचे सेटल कर जाएगा। यदि उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तो पता है इसको क्या बोलेंगे, नीचे जो सेटल हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप। ये क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। चलिए समझ गए। नाउ अब हम बात करते हैं कि यदि इस सॉल्यूशन को हम जैसे अभी देखें कि ये कंप्लीट डिसॉल्व हो गया एक सर्टेन टेम्परेचर पर, ओके, लेकिन जब ये कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है कोई सॉल्यूट, है ना, तो बताइए क्या ये सैचुरेटेड है? तो हम बोलेंगे नहीं, इसमें एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसमें सॉल्यूट ए और ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके। तो अभी हम कहेंगे ये सॉल्यूशन कैसा है, तो बोलेंगे ये सॉल्यूशन अभी क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब जब आप किसी सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड करते हो थोड़ी थोड़ी करके, तो उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा और डिसॉल्व होता जाएगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा क्या बोलेंगे कंडीशंस आएगा जहां सॉल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो जहां और डिसॉल्व नहीं हो सकता उससे पहले सॉल्यूट तो डिसॉल्व हो रहा है ना, तो उस कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर्मिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी सॉल्यूट का जो अमाउंट है ना, उसका जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, कम होगा, इससे रिक्वायर्ड फॉर्मिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तुलना में यहाँ सॉलिड का जो अमाउंट होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसंतृप्त विलयन। सैचुरेट को बोलते हैं संतृप्त विलयन और अनसैचुरेट को बोलते हैं, बोलिए, असंतृप्त विलयन। समझ में आया? फिर से समझिए, जब हम एक सॉल्यूट ऐड करते हैं, जब कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी गिवन सॉल्वेंट में, वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए तो कहेंगे ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसमें जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी, अमाउंट जो होगी, वो कम होगा, किससे, रिक्वायर्ड मोर फॉर्मिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन किस स्टेज में हो, सैचुरेटेड फॉर्म में हो। सैचुरेटेड का फॉर्म का मतलब हुआ जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम को अटेन करे। ओके स्टूडेंट, तो ये था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग समझ गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का अगला क्या फैक्टर्स, जिसका नाम है टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर कंडीशन पर बात करें तो सॉल्विटी क्या लिक्विड सॉलिड की सॉल्विटी लिक्विड में क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे हाँ डिपेंड करता है। कहिए कैसे करता है। तो हम पाएंगे कि यदि टेम्परेचर की हम बात करें, द सॉलिडिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पर भी प्रभावित होता है। अब बोलेंगे सर टेम्परेचर के बढ़ने पे सॉलिडिटी किसी सॉलिड की लिक्विड में बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बढ़ेगी या केवल घटेगी, या दोनों तरह का कंडीशन हो सकता है, या तो सॉलिडिटी बढ़ भी सकती है या सॉलिडिटी घट भी सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा किसमें सॉलिडिटी बढ़ेगी और किस तरह के में सॉलिडिटी घटेगी। तो जनरली सॉलिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। कहने का मतलब उसकी सॉलिडिटी जो है बढ़ेगी या घटेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि सॉलिड और सॉल्वेंट में जब उसमें इंट्रैक्शन फोर्स होता है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब ये हुआ कि जब सॉलिड और सॉल्वेंट जब इंटरेक्ट करेगा तो हीट एनर्जी यानी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसे कंडीशन जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी इंट्रैक्शन सॉलिड और सॉल्वेंट की उतनी ही ज्यादा होगी और इस कारण उसकी सॉल्विटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एंडोथर्मिक कंडीशन पर, एंडोथर्मिक प्रोसेस के कंडीशन पर हमारा सॉल्विटी जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने पे क्या होता है स्टूडेंट, बढ़ता है। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक, लेकिन जस्ट ये डिसोल्यूशन प्रोसेस यदि एक्सोथर्मिक हो, मतलब एक्सोथर्मिक मतलब जब सॉलिड और सॉल्वेंट एक दूसरे जब इंटरेक्ट करे तो उसमें एनर्जी क्या करता हो, रिलीज करता हो। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज कब करेगी, जब आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर आप राइज करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, सॉल्विटी क्या होगी, घटेगी। या दूसरे वर्ड में कहेंगे सॉल्विटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी ऐसी कंडीशन पर जितना ज्यादा हम टेम्परेचर कम करेंगे उसकी सॉल्विटी उस सॉलिड की उतनी ही ज्यादा होगी। मगर हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ये ट्रू हो। कई सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या ओवरऑल समझे कि टेम्परेचर के राइज करने पर सॉलिडिटी बढ़ती है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस और सॉलिडिटी जो है घटती है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस इट विथ राइज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग यही तरह रखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रहिए, घर में रहिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपने क्लासेस के कंटिन्यूटी को बनाए रखिए विथ किसके साथ, लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।